बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन, शॉर्ट केस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन। आप लोगों को शॉर्ट केस है तो किस तरह से आप प्रोसीड करेंगे और क्या फाइंडिंग्स आप पिक करके फिर उन फाइंडिंग्स की हम इंटरप्रिटेशन क्या होगी वो हम 5 मिनट्स के बाद फिर वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी और उनकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी। सबसे पहले आप हमें पेशेंट को इंट्रोड्यूस कराएं। मैंने पहले से उसका एक्सपोजर बना लिया हुआ है। एक्सपोजर शुड बी फ्रॉम द हेड टू अम्बिलिकस। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? शाहरुख। कितनी उम्र है आपकी? 12 ईयर्स, 12 साल। ये आपको एग्जामिनर बताएगा कि ही इज शाहरुख एंड ही इज 12 ईयर्स ओल्ड। एग्जामिनर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपको सिर्फ आप इंट्रोड्यूस करके उससे कंसर्न लेंगे। बेटा मैं आपको मुआयना करूंगा, आपको इंशाल्लाह तकलीफ नहीं होगी, आपकी छाती का मुआयना करूंगा। ठीक है, किसी जगह दर्द तो नहीं है छाती में? आपको छाती में किसी जगह दर्द तो नहीं है? नहीं, शायद दर्द नहीं है उसको। ठीक है, कॉन्फिडेंट हो गया। फिर आप जो है वो लेटरल साइड से थोड़ा बैठ के देखें, लेवल पे देखें बच्चा जब ब्रीथ कर रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट केस चल रहा है। और फिर आप फुट एंड से आए, बहुत बहुत थोड़ी देर में हमें ये काम करना है। ठीक है, उसके साथ ही आप कैलकुलेट कर लें 2 फिंगर 3 फिंगर मेथड से, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड। आप ट्रेकिया कैलकुलेट कर लें कि ट्रेकिया किसी साइड पे डेविएटेड तो नहीं है। ठीक है, एपेक्स बीट देख लें, चेस्ट एक्सपेंशन चेक कर लें। विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप भी कर सकते हैं, लेकिन आप विद जो सिंपल हैंड्स आप जो है हम को ऐसे लिफ्ट करके चेस्ट से अपवर्ड आप कर सकते हैं। सांस ले बेटा लंबा। ये जो लोग शोर मचा रहे हैं इसको नहीं लाओ ना। 3 लेवल पे आपने चेक करना होता है, निपल्स के लेवल पे, एक्सिला के लेवल पे, और जो है लोअर कॉस्टल मार्जिन के लेवल पे। ठीक है, तीनों जगह पे आपने देखना है कि चेस्ट की एक्सपेंशन जो है वो सिमेट्रिकल है। उसके साथ ही यहाँ पे आपने इंफेक्शन भी कर लिया, आपने पैल्पेशन भी कर लिया। अब आप आ जाए किस पे? परकशन पे। ठीक है, परकशन इसमें अम्बिलिकस से वर्ब एक साइड को दूसरी साइड से कंपेयर करेंगे और फिर उसको लोअर इंटरकॉस्टल स्पेस से कंपेयर करेंगे। निपल से साइड पे रहेंगे क्योंकि यहाँ पे हार्ड आ जाता है, इस वजह से निपल से साइड पे रहेंगे ताकि आप जो है वो लंग फील्ड के ऊपर फोकस करें। और फिर एक्सिला में लेटरल साइड ऑफ चेस्ट पे भी एक दो जगह पे आप इसी तरह से फोकस करेंगे। आप जो है यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं? वोकल फेमिटस चेक कर सकते हैं। वोकल फेमिटस को आप छोड़ देंगे, आप वोकल रेजोनेंस चेक कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके बाद आप ऑस्कल्टेट करना शुरू कर दें। ऑस्कल्टेट आपको बिल्कुल ऊपर से शुरू करना है। लंबा लंबा सांस ले बेटा। उसमें भी इसी तरह से कि एक साइड को दूसरी साइड से कंपेयर करना, सेम एरिया को फिर नीचे जाना है और अपोजिट साइड से कंपेयर करना है। और एक जगह से आप एक्सिला को एक्सिला दोनों को सुनेंगे। एक्सिला में क्योंकि तीनों लंग जो है वो लोब्स जो है उनका आ रहा होता है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों लोब्स का जो है वो कंडक्टेड साउंड आ रही होती है, तो आपको पता चल जाता है। अगर कंडक्टेड साउंड होंगी गले में, छोटे बच्चों के पास का थ्रोट से कंडक्टेड साउंड आ रही होती है, सूडो बल्बर पॉलिसी होती है, उसकी वजह से आ रही होती है, तो फिर यहाँ पर मुंह कभी रख के जरा सुनेंगे आप ये कंडक्टेड साउंड है कि वाकई क्रैप्स है नीचे बहुत सारा। अगर क्रैप्स आ रहे हैं तो पेशेंट को कहेंगे बेटा एक दफा खांसी करें। खांसी करेगा पेशेंट तो उसके क्रैप्स जो है वो क्या होने चाहिए? डिसअपियर होने चाहिए। ठीक है, क्रैप जो है वो डिसअपियर होने चाहिए। इसका मतलब है कि फ्री फ्लूइड है। ठीक है, फ्री फ्लूइड है, कुछ ग्लूकोज पड़ा हुआ था एयरवेयर में, उसकी वजह से आ रहा है। अगर फाइन क्रैप्स हैं तो दिस इज साइन ऑफ पल्मोनरी एडीमा। अगर क्लोज क्रैप्स हैं तो दिस इज साइन ऑफ हार्ट फेलियर। क्लोज क्रैप्स निमोनिया का साइन है। आपके लेवल पे आप इसको निमोनिया याद रखें। अगर फाइन क्रैप्स हैं तो पल्मोनरी एडीमा है। पल्मोनरी एडीमा जो है वो कार्डिक फेलियर में आता है। अगर कोर्स क्रैप्स हैं तो इसका मतलब है कि निमोनिया है। ठीक है, उसके साथ आपको ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड मिलेंगी, उसके साथ आपको निमोनिया के साथ प्लूरल रब मिल सकती है। ठीक है, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड प्लूरल रब मिल सकती है। फिर अगर एंड एक्सपिरेटरी फाइन क्रैप्स हैं तो एडल्ट पेशेंट्स में जो फाइब्रोजिंग कंडीशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्टिव लंग कंडीशंस होती हैं, उनमें एंड इंस्पिरेटरी फाइन क्रैप्स मिलते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब इधर ही आप जो है वो वोकल रेजोनेंस देख लें बेटा। उस तरफ देखें, 3 3 3 बोले, 3 3 3, फिर बोले जल्दी जल्दी, 3 3 3 3। ठीक है, आपको अभी यहाँ तक जो है ना आपने सारा कुछ सुन लिया कि इसको, इस बच्चे को ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स हैं, इस बच्चे को जो है वो जो फाइंडिंग्स है वो आपको यहाँ पे फ्रंट पे पता चल गई। आप अभी इसी हालत में बच्चे को लेटे हुई हालत में उसके जो है वो हैंड्स देख लें। हैंड्स में देख लें आप पामर एरिथीमा तो नहीं है, क्लबिंग तो नहीं है, साइनोसिस तो नहीं है। ठीक है, और यहाँ से आपने एक्सिलरी लिम्फ नोड देख ली, ऊपर से फिर आइज में देख लिया, नीचे पैलर देख लिया,
ऊपर नीचे देखो बेटा, अपने पाँव की तरफ देखो, यहाँ पे आपने जॉन्डिस देख लिया, अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, जुबान दिखाओ बेटा, ठीक है। आपने उसकी ओरल हाइजीन और उसकी नोज की कंडीशन के ऊपर भी आपने कमेंट कर लिया। नीचे आपने लिम्फ नोड्स देख लिए, सब मैंडिबुलर एक साइड के, दूसरी साइड के, एंटीरियर चेन, पोस्टीरियर चेन, प्री ट्रेकियल, सुप्राक्लेविकुलर एक साइड के, दूसरी साइड के, ठीक है। ये आपने जब सारे कर लिए, आपने यहाँ पे पिटिंग एडिमा भी देख लिया, ठीक है। इसी अभी बच्चा अभी सारा लेटा हुआ है, ठीक है। आप लेटी हुई हालत में उसको बार बार उठाएं बिठाएं उठाएं उठाएं ना मत करें, ठीक है। यहाँ पे तक आपने देख लिया, फिर इस बच्चे को आप यहाँ से बिठा लें। बेटा बैठे जरा, ठीक है। उस तरफ देखें, उस तरफ ऐसे चौकड़ी मार के बैठ जाए, क्रॉस लेग होके बैठ जाए ऐसे, शाबाश। और ये हाथ आगे, एक हाथ दूसरे कंधे पे, दूसरा हाथ इस कंधे पे, ठीक है। फिर आप यहाँ से बैक का जल्दी से मुआयना कर लें, ठीक है। आपने एक्सपेंशन चेक कर ली, ऑब्जर्व कर लिया, कोई स्कार मार्क नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर आपने एक्सपेंशन चेक कर ली, मेरी टेप से करना ज़्यादा मुश्किल होता है थोड़ा सा। फिर आपने परकस कर लिया, एपिसिस को ऐसे जो है वो अपवर्ड फिंगर रख के जो एपिसिस को परकस करते हैं, और नीचे जब इंटरकॉस्टल स्पेस में आते हैं तो फिर एक साइड को दूसरी साइड से इसी तरह आप कंपेयर करते हैं, ठीक है जी। अब ये सारा करने के बाद आपने पेशेंट का शुक्रिया अदा कर दिया। लिम्फ नोड आपने देख ली सारे, लिम्फेडिनाइटिस किस जगह चल रहा है, लिम्फेडिनाइटिस तो नहीं है, अगर हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है तो उसको भी आपने जो है वो रूल आउट करना लिया बेटा। एंड पे जरा अपने आपको थोड़ा सा टाइम दें, जैसे अभी मैंने भी इस केस में एक तो लिवर भूल गया मैं करना, ठीक है। लिवर भूल गया, इसका साइटिस देखना भूल गया, स्प्लीन देखना। इस स्टेज पे आप एक दफ़ा सोचें कि मैं कुछ चीज़ भूल तो नहीं गया, ठीक है, वो कर लें। और अगर आपके पास अभी भी, आप बेटा हाथ लगाऊंगा, ठीक है, अगर भी आपके पास अभी भी टाइम है तो उसका पल्स और रेस्पिरेटरी रेट भी ले लें आप, ठीक है। और फिर उसके बाद बच्चे को शुक्रिया अदा करके उसको कपड़े वापस पहनाएं। थैंक यू वेरी मच बेटा, ये कपड़े पहने आप, ठीक है। मैं वीडियो के लिए ज़रा, अच्छा अब हमने एग्जामिनेशन कर लिया। अब ये सारी चीज़ें करके आप जो है वो सीधे खड़े हो जाएंगे एग्जामिनर के सामने, साथ अपने गले से हटा लेंगे और बार बार वहीं की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे, ठीक है। सर, आई हैव एग्जामिन्ड 12-year-old Shahrukh who is sitting comfortably or lying comfortably in the bed. He is in no respiratory distress. He seems to be oriented in place and person, and he was cooperative during my examination. He looks good for his he looks medium build, or he looks good built for his age. And I have examined the respiratory system, and I have found that his vitals are normal. Vitally he is normal, his pulse is normal, his respiratory rate is normal. Although I would like to complete my examination by checking blood pressure, pulsus paradoxus, and anthropometric measures, checking the anthropometric measures and plotting it on the percentile charts. I have found in his examination that on both sides, especially more on the right side, he has harsh vesicular breathing, and on right side in the mid zone he has bronchial breath sounds. आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आप यहाँ तक जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो देन एग्जामिनर विल आस्क यू कि आपका क्या है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज रॉन्ग विद द चाइल्ड, ठीक है। फिर आप उसको बताएंगे, फिर डीडी की डिस्कशन स्टार्ट होगी। अब मैं फाइंडिंग्स पे आता हूँ कि कैसे फाइंडिंग्स आपने पिक करनी है। ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स क्या है, हार्श वेस्कुलर ब्रीदिंग क्या है। ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड और हार्श वेसिकुलर ब्रीदिंग एक दूसरे से कैसे डिफर करती है। वेसिकुलर ब्रीदिंग वो ब्रीदिंग होती है जो कि आप इंस्पायरेशन के दौरान तो सुनाई दे, बट एक्सपायरेशन जो है वो, ऑल्दो एक्सपायरेशन एज अ मैकेनिज्म इज लॉन्गर देन इंस्पिरेशन, but expiration is heard only for the 1/3 of the time. So expiration is shorter, is listened for shorter duration, and for vesicular breathing there is no gap between the inspiration and expiration. Whereas in bronchial breath sound is like blowing into a pipe, and inspiration is shorter than expiration. Expiration is prolonged because of inflammation, because of obstruction, because of the obstructive nature of the disease. जो एक्सपायरेशन है वो प्रोलॉन्ग हुई होती है, पेशेंट हैज टू एक्सर्ट टू एक्सेल, ठीक है। ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स के दरमियान, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के दरमियान एक डेफिनेट गैप होता है, ठीक है जी। अब मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे राइट साइड पे मुझे जो है वो लोअर साइड पे जोन में मुझे मिला है, लोअर चेस्ट में मुझे ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड मिली। इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब है। इसका मतलब एक तो ये है कि इसका जो है अच्छा, जब आप कमेंट कर रहे थे इसके ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स पे, तो तब आपने ये भी बताना है कि इसका, क्योंकि ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स तो मिल गई हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट परकशन नोड इज नॉट डन, मीडियास्टिनम इज नॉट शिफ्टेड, ट्रेकिया इज सेंट्रल। अब आपने ये चीज़ें रूल आउट कर ली हैं कि सिर्फ एक जगह पे ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड है और जो हमारा है बाकी फाइंडिंग्स कोई नहीं है। कैसे?
अब इसमें क्या क्या चीज़ पता चली, अगर राइट साइड पे जो है वो मीडियास्टिनम भी शिफ्ट नहीं है, राइट साइड पे ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड है, तो इसका मतलब है निमोनिक पैच है। देयर इज ओनली अ निमोनिक पैच। अगर मेरा मीडियास्टिनम शिफ्ट हुआ होता और ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड होती तो इसका मतलब होता कि राइट वाला लोब जो लोअर लोब है ये कोलैप्स्ड है विद पेटेंट ब्रोंकस। ठीक है जी। या कोई मैस है जिसने जो है पुल किया हुआ है उस तरफ विद पेटेंट ब्रोंकस, और अगर साथ उसके जब जो है वो कोलैप्स हुआ होगा तो उसमें परकशन नोट जो है वो भी डल होगी। नमूनिया के ऊपर भी डल हो सकती है लेकिन लुबार नमूनिया के ऊपर, ठीक है। जब ब्रोंको नमूनिया होता है तो उसमें परकशन नोट आमतौर पे डल नहीं होती। समझ आ रही है बात की? ठीक है, ये आपने बताना है क्योंकि उसका मीडियास्टिनम और ट्रेकिया जो आपने चेक किया था ना, और आपने चेक किया था एपेक्स बीट, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपने अपनी फाइंडिंग जो है वो जस्टिफाई करनी है। फिर एक पेशेंट में आ जाता है जी मीडियास्टिनम एक साइड से शिफ्ट हुई है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट की मीडियास्टिनम जो है वो लेफ्ट साइड पे, एपेक्स बीट जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुई है, मिड क्लेविकुलर लाइन से बाहर है, निपल से बाहर है, और उसके राइट साइड पे हाइपर रेजोनेंट का जो है वो है जो है हाइपर रेजोनेंट परकशन है। तो ये क्या मतलब है? इसका राइट साइड पे क्या है? न्यूमोथोरैक्स है। न्यूमोथोरैक्स है इस पेशेंट को। एक पेशेंट को स्टोनी डल, उसका मीडियास्टिनम शिफ्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेकिन जो परकशन है वो स्टोनी डल है और ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट है। तो ये क्या है? इफ्यूजन है। स्टोनी डल है तो इफ्यूजन, ठीक है। मैस है तो जो परकशन नोट होगी वो डल होगी, ठीक है। अगर लुबार नमूनिया है तो जो परकशन नोट होगी वो डल होगी। समझ आ रही है ये बातें? अच्छा जी, ये हो गया एक फ्यूजन का आपको डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है ना, एक आपको जो है वो न्यूमोथोरैक्स का डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है ना, और तीसरा आपको नमूनिया का डिटेक्ट करना। नमूनिया आपकी केस में कम चांसेस है कि आए, लेकिन प्लूरल एफ्यूजन और अंडर ग्रेड्स की जरूरत है। लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको तो नमूनिया आता है, लाजमन एग्जाम में आता है नमूनिया का केस। बात तो ऐसा केस भी आ जाता है जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है, बच्चा जो ऑक्सीजन के ऊपर होता है उसको इंटरमीडिएटली ऑक्सीजन भी दिया जा रहा होता है और दरमियान में एग्जामिनेशन भी चल रहा होता है उसका। तो इसमें आपको जो है वो टेंशन न्यूमोथोरैक्स का भी डिटेक्ट करना आना चाहिए। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में इन एडिशन टू दीज थिंग्स कि मीडियास्टिनम एक साइड पे शिफ्टेड होगा, हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट होगी एक साइड पे, उसके अलावा क्या होगा? क्या? चलो नेक वेन गोज होगी, और हाइपर रेजोनेंट तो मैंने बता दिया ना, टैकीकार्डिया होगा, शॉक होगा, क्योंकि मीडियास्टिनम पुश हो रहा है ना, मीडियास्टिनम के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक फंक्शन जो है कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो बता रहे होंगे कि पेशेंट जो है वो डिलेड कॉन्शियस लेवल है, वो रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा होगा बच्चा, ठीक है। और उसके लिए आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि कैसे मैनेज करेंगे, कैसे टेंशन न्यूमोथोरैक्स को इमीडिएटली रिलीव करेंगे। टेंशन न्यूमोथोरैक्स को आपने एक्सरे करवाने नहीं भेज देना, टेंशन न्यूमोथोरैक्स को आपने टेस्ट ट्यूब तो बहुत ही बात है ना। इमरजेंसी थेरेपी, इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या करते हैं इसकी? क्या थोरेकोटॉमी नहीं होती, कहते हैं इसे नीडल थोरेकोस्टमी। जब किसी नीडल से आप मिड क्लेविकुलर लाइन में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में अबव द रिब बिलो आप एक लार्ज बोर कैनुला लेते हैं और उसको आप सीधा पास कर देते हैं, और आपको एक हिसिंग साउंड आती है जिससे आपको पता चलता है कि इमीडिएटली प्रेशर रिलीज हो गया। एंड एवरी नीडल थोरेकोस्टमी इज टू बी फॉलोड बाय चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, ठीक है। आपने इमीडिएटली नीडल पास करनी है, लार्ज बोर कैनुला 14 साइज का, 16 गेज का, जहां पे भी वेंटिलेशन हो रही हो इंटेंसिव केयर सेटिंग में, तो आपने एक कैनुला रखना होता है अपने पास, ठीक है। अच्छा ये हो गया। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे पेशेंट को आपके एक्सरे के लिए भेज देंगे, ऐसे पेशेंट को क्या आप फर्दर इवैल्यूएशन के लिए करेंगे, पेशेंट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, साइनोज्ड हो रहा है, फिर और क्या फाइंडिंग आ सकती है जिसको हमने इंटरप्रेट करना होता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को क्लबिंग आ गया, पेशेंट को क्लबिंग आ गया, कौन सी रेस्पिरेटरी कंडीशन में क्लबिंग होती है? ब्रोंकिएक्टेसिस, फाइब्रोसिस, ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एज वेल एज कार्सिनोमा, पुरुलेंट कंडीशंस, ठीक है, पुरुलेंट कंडीशंस में, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में नहीं आती। अगर ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर ब्रोंकिएक्टेसिस आ गया तो फिर आ जाती है, ठीक है जी। समझ आ रही है बात की? अगर किसी को एम्पाइमाथोरेसिस है, किसी को लंग एब्सेस है, किसी को ब्रोंकिएक्टेसिस है, किसी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, इसमें आ जाती है।
लेकिन अगर किसी पेशेंट को जो है वो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस में आमतौर पे क्लबिंग नहीं आती। फिर और कौन सी कंडीशन है लंग की जो कि प्रेजेंट करती है विद क्लबिंग? सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, क्योंकि वो ब्रोंकाइटिस को, एम्फाइजीमा को लीड करती है, ब्रोंकाइटिस को लीड करती है, तो वो भी कर सकती है इस तरह से। ठीक है। फिर साइनोटिक हार्ट डिजीजेस, कार्डिक एज़मा होता है पेशेंट को, कार्डिक एज़मा, उसमें भी फिर क्लबिंग आ जाती है। ठीक है। अगर किसी पेशेंट का जो है वो है यहाँ पे पामर एरिदीमा है, तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी? सिरोसिस में होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस में होता है, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। ठीक है। जो भी हाइपरडायनामिक कंडीशंस होंगी ना उनमें होगा, लेकिन कुछ ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में भी ये होता है। पिंक पफर्स और ब्लू ब्लॉटर्स क्या होते हैं? एम्फाइजीमा इज पिंक पफर और ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी इज ब्लू ब्लॉटर्स। ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना। फिर प्लूरल इफ्यूजन, कितनी प्लूरल इफ्यूजन होगी तो डिटेक्टेबल होगी? 150 ml इन एडल्ट्स, 50 to 100 ml इन चिल्ड्रन, 150 ml इन एडल्ट्स। इससे नीचे कम होगी प्लूरल इफ्यूजन तो इट विल नॉट बी डिटेक्टेबल। और आप जो है पेशेंट को सिटिंग पोस्चर में इस तरह से, सिटिंग पोस्चर में या सामने पिलो रख के पेशेंट को दूसरी तरफ जो है वो करके उसका जब परकशन करेंगे इसका, और इसको कहेंगे कि डीप इंस्पायर करें, पेशेंट पे डीप इंस्पायर, जब कम मिकदार में इफ्यूजन है तो डीप इंस्पायर करेगा तो देन परकशन लेवल विल फॉल, क्योंकि डायफ्राम नीचे आ जाएगा ना। ठीक है। पहले जिस जगह पे स्टोनी डल थी वहां पे डल नहीं रहेगी, वहां पे रेजोनेट हो जाएगी। समझ आई बात की? पेशेंट जब अपना ब्रेथ जो है वो डीप इंस्पिरेशन पे हेल्ड करेगा और आप दोबारा थोड़ी देर के बाद उसमें चेक करेंगे, आप 5 सेकंड के बाद उसको डीप इंस्पायर करवा के जब परकशन चेक करेंगे तो वो रेजोनेट हो जाएगी। इसका ये कंफर्म कर देगा कि देयर इज प्लूरल इफ्यूजन ऑन दिस साइड। ठीक है। पहले नॉर्मल एक्सपायरेशन में चेक कर रहे हैं, फिर डीप इंस्पिरेशन में पेशेंट को डीप इंस्पायर करे और फिर दोबारा चेक करें। अच्छा, डिक्यूबिटस एक्सरे क्या होता है? अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इफ्यूजन है तो किस एक्सरे से चेक किया जा सकता है? लेटरल फिल्म में कैसे आएगा यार? लेटरल फिल्म में तो बिल्कुल नहीं आ सकता। लेटरल फिल्म तो फॉरेन बॉडीज के लिए होती है। फॉरेन बॉडी जब भी आपसे बात की जाए ना, फॉरेन बॉडी कहाँ पे है, ट्रेकिया में है कि इसोफेगस में, तो आपके लेटरल फिल्म कराएंगे। ठीक है। अब लंग के अंदर एक मैस है, उसको आपने ट्रैक करना कौन से लोब में, तो साथ लेटरल फिल्म कराएंगे। ठीक है। लेकिन जो है जो हम बात कर रहे हैं इसकी डिक्यूबिटस एक्सरे की, डिक्यूबिटस एक्सरे अगर थोड़ा इफ्यूजन है, डिक्यूबिटस पोजीशन क्या होती है? मतलब मैंने डिटेक्ट किया ना कि इस साइड पे है इफ्यूजन है और थोड़ी लग रही है मुझे, ठीक है, तो फिर बच्चे को इस तरह लिटा के एक्सरे करेंगे। बेटा इस तरह करना रहता है। ठीक है। एपी या पीए दोनों किया जा सकता है। अगर इधर एक फिल्म रखेंगे तो ये कौन सा होगा? एपी होगा। और अगर सामने की तरफ बच्चे की फिल्म रखेंगे और इधर से रेज आएंगी तो ये पीए होगा। ठीक है। ये डिक्यूबिटस एक्सरे में आपको नीचे लाइन ऑफ फ्लूइड नजर आ जाएगी। अगर थोड़ा अमाउंट है जो कि पोस्टीरियर रिसेस में गया हुआ है प्लूरल फ्यूजन का, तो वो आपको इस तरह से नजर आ जाएगा डिक्यूबिटस एक्सरे में। समझ आ रही है बात की? डिक्यूबिटस एक्सरे में आपको चीज नजर आ जाएगी। ठीक है जी, ये थी आज की एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच शाहरुख।